बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन 5 to 8 ये आज हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास इस सीरीज़ का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेट्स सपोज आपने एक गैस जो है इसके डिफरेंट जो है कह लीजिए कि रिज़ल्ट्स निकाले हैं, और मैंने अपनी आसानी के लिए रिज़ल्ट्स को कुछ नाम दे दिया है 1 2 3 4 करके। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो चारों रिज़ल्ट्स निकले हुए हैं गैस के, इनमें से कौन सा प्रिसाइज़ है, कौन सा एक्यूरेट है, और कौन सा प्रिसाइज़ एंड एक्यूरेट दोनों हैं। तो देखिए, ये वाली बात आपको उस वक्त पता चलेगी जब आपको एक्चुअल रीडिंग कभी भी किसी भी गैस की मालूम हो, जो कि उसने क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं की, लेकिन आप खुद यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देखोगे कि एक रीडिंग ऐसी है जो तमाम केसेस में कॉमन आ रही है और वही उसकी एक्यूरेट रीडिंग होती है, एंड दैट इज़ द 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप देखेंगे केस नंबर 1 में भी आपको नज़र आ रहा है, केस नंबर 2 में भी नज़र आ रहा है, केस नंबर 3 में भी, और केस नंबर 4 में भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल रीडिंग है वो क्या है, 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो रिज़ल्ट जो 32 सेंटीमीटर क्यूब से बिल्कुल करीब होगा और ज़्यादा वही रिज़ल्ट आ रहा होगा, वो प्रिसाइज भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि 32 इसमें सिर्फ एक बार आया है, उसके बाद 45 आया है, 17 आया है, 23 आया है। इसका मतलब ये वाला जो केस है ना, तो ये प्रिसाइज है यानी कि नॉट प्रिसाइज, और इसके साथ साथ ये एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि 32 सिर्फ एक बार आया है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट एक्यूरेट। तो जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। केस नंबर 2 में देखिए, इसमें आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है कि 32 सिर्फ 1 टाइम आया है। ठीक है, इसके बाद 33 आया, 34 आया, 35 आया। ये तमाम रिजल्ट्स बता रहे हैं कि ये एक बच्चे ने अगर लिया है तो उसने थोड़ी थोड़ी सी जो है कंसनट्रेशन जो है डिफरेंट कर दी है, जिसकी वजह से रीडिंग जो है उस पर थोड़ा सा असर आ रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट को कहते हैं कि ये एक्यूरेट तो है क्योंकि 32 के बिल्कुल करीब करीब आ रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि सेम रीडिंग जो आपकी रिपीट होनी चाहिए थी, वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अभी ये वाला रिजल्ट जो इसको आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ नॉट प्रिसाइज, क्योंकि जाहिर सी बात है सेम नहीं आ रहा, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट है क्योंकि 32 से करीब बिल्कुल क्लोज रीडिंग है, तो इसे आप कहेंगे ये एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि 32 से बिल्कुल क्लोज रिलेटेड है। अब केस नंबर 3 देखिए, इसमें देखेंगे 45 दो मरतबा आ रहा है, आपके पास 32 दो मरतबा आ रहा है। इस तरह की जो रीडिंग होती है ये प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज का मतलब होता है रीडिंग्स रिपीट हो रही हैं, इसमें कम से कम गलती की है स्टूडेंट ने लेते हुए, लेकिन वो एक्चुअल रीडिंग क्योंकि 32 है तो 45 इससे फार अवे है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इस तरह का जो रिजल्ट होता है इसे हम कहते हैं ये प्रिसाइज तो है, यानी लेने वाले ने बड़े एहतियात से लिया है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, यानी कि प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हम लास्ट वाले को देखते हैं, केस नंबर 4 को। इसमें हम देखते हैं 32 32 33 32। तो इसको देखकर आप आसानी से बिल्कुल अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्योंकि इसमें जो ये रीडिंग है 32 ये 3 टाइम्स रिपीट हो रही है और 33 सिर्फ एक बार रिपीट हो रही है, तो ऐसा रिज़ल्ट आपका प्रिसाइज भी होगा और ये रिज़ल्ट आपका एक्यूरेट भी होगा। तो सिर्फ वाहिद ये जो लास्ट केस है आपका, ये वो केस है जिसमें प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। बाकी सब में थोड़े थोड़े जो है प्रॉब्लम है, कहीं प्रिसाइज है कहीं एक्यूरेट है, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये पेज नंबर 117 पर इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये आपसे पूछ रहा है वाई पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस इज़ यूज्ड इन एडवांस मेथड्स। ठीक है, आप पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस को क्यों एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है उसमें यूज़ करते हैं। जहन में रखिएगा, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहा है ये एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में आ जाता है। तो अब ये जो पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस आप करते हैं, इसमें होता क्या है कि आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कह लिए या सॉल्यूट कह लीजिए, जो भी आपके सैंपल में है, इसमें कंसंट्रेशन आपको इसकी मालूम करनी होती है। और आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसे कहा जाता है कि यह है पोटेंशियोमेट्री। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री की मदद से आप इसको फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में क्या कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूट की। अब होता ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपको बहुत थोड़ा सा सैंपल किसी ने दिया और आपसे कहा इसी के अंदर एनालिसिस कीजिए, तो अगर आप रूटीन का जो मेथड इस्तेमाल करते हो क्लासिकल मेथड, उसमें आपको सैंपल की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है,
यहाँ पर तो आपके पास वो चॉइस मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज किसी ने छोटा सा सैंपल दिया और आपसे कहा कि इसमें वाटर का पॉल्यूटेंट मालूम कर लीजिए, या उसने आपको कोई मेडिसिन छोटी सी पकड़ा दी, एक टैबलेट पकड़ा दी और आपसे कहा कि बताओ कि इस फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है इसमें फला मेडिसिन की कंसनट्रेशन कितनी है। तो यहाँ पे आके आप बाउंड हो जाते हैं, इसीलिए आप ऐसी एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे कम सैंपल भी अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसकी कंसनट्रेशन आसानी से मालूम कर लेंगे। आपने जस्ट क्या करना होता है, उसको डिसॉल्व करना होता है, लिक्विड में उसका सोल्यूशन बनाते हैं, सीधा सीधा डिवाइस के अंदर डाल देते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। ये सीधी आपको रीडिंग दे देगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मेडिसिन या जो ड्रग या जो फूड आपके पास मौजूद है उसमें आपका रिक्वायर्ड जो सब्सटेंस है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है। इसीलिए इसको एडवांस टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब इसकी बहुत सारी जगहों पर यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो फार्मेसी में, यानी फार्मेसी से मेरी मुराद है कि मुख्तलिफ जो मेडिसिन है उनमें जो ड्रग की कंसनट्रेशन है वो बता रहा होता है। इसी तरीके से बहुत जगह ऐसा होता है कि मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इनमें जो है यहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड होता है, आपको मालूम करना होता है कि कहीं ये जो फूड बन रहा है इसके अंदर कोई हैज़र्ड केमिकल तो नहीं, इसलिए भी आप उस सैंपल को एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से क्लिनिकल केमिस्ट्री जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। क्लिनिकल केमिस्ट्री से मुराद मेरी ये है कि लेट सपोज आपने अपना ब्लड सैंपल दे दिया और आप जानना चाहते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज वगैरह जो इसकी कंसनट्रेशंस क्या है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर ब्लड आप ढेरों ढेर नहीं देते, बहुत लिमिटेड सैंपल देते हैं। तो उस वक्त आपके पास ये टेक्निक जो है बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। मज़ीद आपको पेज नंबर 117 पर इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये आपसे कहता है कि हाउ साइंटिस्ट आर यूजिंग IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो एज आई सेड अर्लियर कि जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने का बेसिक मकसद जो है वो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो भी सैंपल है या जो भी एनालाइट है वो बहुत लिमिटेड होता है, थोड़ा सा होता है, आपके पास ढेरों ढेर नहीं होता है, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको क्लासिकल मेथड से सॉर्ट आउट करें, उसके अंदर कंसनट्रेशंस मालूम करें। तो आप जो है रिसेंट जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है उसकी तरफ जाते हैं। अब ये IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ये कहलाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसकी ख़ास बात क्या होती है कि तकरीबन 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर तकरीबन 15 माइक्रोमीटर तक की ये IR की रेंज होती है। तो जैसे ही आप सैंपल को इसमें डालते हैं और इतनी जो रेंज है 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर की जो रेडिएशंस हैं वो सैंपल के अंदर से पास होती है, तो एज अ रिज़ल्ट सैंपल क्या करता है, उसकी कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है उसको क्या करता है, ये IR डिटेक्ट कर लेता है, और जो चीज़ उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है वो रह जाती है। इसी चीज़ को बेस बना के हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल है उसकी कंसनट्रेशंस को मालूम कर सकते हैं। अब ये भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सिमिलरली जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर का यूज़ है, इसी तरीके से IR को भी अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप किसी भी सब्सटेंस का मालूम करना है, आप IR को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीमर किसी प्लास्टिक में मालूम करना है कि किस नेचर का है, कितने माइक्रोन का प्लास्टिक है, तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत ज़्यादा जगहों पे जैसे क्लिनिकल केमिस्ट्री वगैरह है या फार्मेसी है, यहाँ पर भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, और ये कहलाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 8, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि कंडक्टोमीट्री की एप्लीकेशन क्या है। तो कंडक्टोमीट्री सबसे पहले समझ लीजिए क्या चीज़ होती है। ये वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसी भी सब्सटेंस का मालूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मालूम कर लेते हैं। अब जब आप ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मालूम कर लेते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका क्या कहलाता है, कंडक्टोमीट्री, जो किस चीज़ को कैलकुलेट करता है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास रिज़ल्ट कुछ एक्यूरेट नहीं आता। लेट्स सपोज मैं आपको एक दो मिसाल देती हूँ जो कि इसकी एप्लीकेशन भी कहला रही है कि कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं पर भी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्ट का, उसको मालूम करना आसान नहीं होता। क्लासिकल मेथड्स तो यूज़ होते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में कुछ ही इंस्ट्रूमेंट है जो उसको इस्तेमाल करते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका हम मालूम कर सकते हैं। तो इसमें से एक चीज़ है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो डिग्री है ये आप मालूम कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टोमीट्री डिवाइस।
ठीक है। नंबर 2 जो है, ऐसा होता है कि कुछ सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते पानी में, ऐसे सॉल्ट्स कहलाते हैं स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। स्पेरेंजियली का मतलब अगर मैं और सादा ज़बान में आपको बताऊं तो ऐसे सॉल्ट जो हाफ डिज़ोल्व होते हैं और हाफ अनडिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेरेंजियली सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट मौजूद होता है, अगर आपको उसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी हो तो उसके लिए भी आप ये डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 पर जो इसकी एक एप्लीकेशन है वो क्या है, रेट कांस्टेंट मालूम करना। किसी भी रिएक्शन में आपको पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें एक कांस्टेंट निकलता है जो क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। तो आपने क्या करना होता है, अगर रेट कांस्टेंट मालूम करना होता है तो वो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन आपकी बुक में मेंशन है वो क्या है, ये है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अभी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन से क्या मुराद है, इस बात को भी समझ लीजिए। होता क्या है कि आमतौर पे जो क्लासिकल मेथड होता है उसमें तो आप इंतज़ार करते रहते हो इंडिकेटर डाल के कि पिंक कलर आएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन इस डिवाइस में क्या होगा कि जैसे ही पूरा सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, यानी कि तमाम का तमाम एसिड तमाम बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, दोनों में से कोई एक की भी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है और सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, तो वो इस पॉइंट को इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत आसानी से और प्रिसाइसली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। आई होप सो कि ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आज की आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद अगर आप किसी क्वेश्चन की मज़ीद कुछ डिटेल चाहते हो या कुछ और ऐसी बात पूछना चाहते हो जो क्लियर नहीं हुई, तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि इसको आंसर किया जा सके। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।